नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस और एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, आज इसका हम लोग 72वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। सॉइल साइंस का ये पहला यूनिट चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की जो भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके की डेंसिटी होती है, एक पार्टिकल डेंसिटी होती है और एक बल्क डेंसिटी होती है। दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद समझेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है और ये कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल कि ये रेडॉक्स पोटेंशियल जो सॉइल में होता है इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल प्लास्टिसिटी के बारे में और भी इससे रिलेटेड कुछ और भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सॉइल की डेंसिटी होती है इसको किससे मेजर करते हैं। तो सॉइल डेंसिटी को जो मेजर करने का एक माध्यम होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्नोमीटर, ये होता है पेक्नोमीटर। इसी से हम क्या मेजर करते हैं, अपने सॉइल की डेंसिटी को मेजर करते हैं। अगर आपने कभी सॉइल साइंस का लेबोरेटरी देखी होगी तो उसमें इस इक्विपमेंट को जरूर देखा होगा। ये पेक्नोमीटर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ यूज टू मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल। ये दो तरीके का, अब देखो जो सॉइल डेंसिटी होती है ये दो तरीके की होती है। दो तरीके से हम सॉइल डेंसिटी को मेजर करते हैं। जो सबसे पहले टाइप का मेजरिंग है सॉइल डेंसिटी का वो है पार्टिकल डेंसिटी, और एक होता है दूसरा, वो कौन सा होता है, बल्क डेंसिटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो पार्टिकल डेंसिटी होती है ये क्या होता है। इट इज द डेंसिटी ऑफ द ओवन ड्राइड सॉइल पार्टिकल्स व्हेन एयर इज एक्सक्लूडेड। बात समझना ध्यान से। सॉइल में मेनली चार तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक। क्या क्या होता है, मिनरल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसके साथ साथ एयर होता है और वाटर होता है, ठीक। अब बात समझना, जब कभी भी हम पार्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं तो इन चारों में से जो दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर और एक एयर, इन दोनों को निकाल देते हैं। तो वाटर और एयर को अगर हमने निकाल दिया तो बचा क्या क्या, एक तो बचा ऑर्गेनिक मैटर और एक बचा मिनरल्स। इन्हीं दोनों को अगर हम डेंसिटी में इंक्लूड करते हैं तो हम निकालते हैं क्या, पार्टिकल डेंसिटी। क्यों, आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि ओवन ड्राइड सॉइल मतलब सॉइल जो है बिल्कुल सूख चुकी है, यानी कि उसमें बिल्कुल वाटर है ही नहीं। पहला तो चीज़ ये हो गया। और एयर जो है वो एक्सक्लूडेड है, एयर को निकाल दिया गया है। तो अगर वाटर को हम निकाल देंगे और एयर को निकाल देंगे, दोनों चीज़ निकाल देंगे, बचा क्या, केवल और केवल सॉलिड पार्टिकल्स बचे। सॉइल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मिनरल हो और चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो, यही केवल दोनों जब बचे रहते हैं तब इनकी जब हम डेंसिटी निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम कितना है और उनका मास कितना है, ठीक। यानी कि उनका वजन कितना है जो हमने सॉइल लिया है और उनका वॉल्यूम कितना है। यही होता है डेंसिटी, किसी की भी निकालते हो तो यही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी का भी डेंसिटी अगर निकालना होता है तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका मास कितना है और अपॉन में क्या करेंगे, उन सॉइल पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना है। इन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें, नॉर्मल हमारी जो सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल की जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई हम सॉइल ले लें, कितने सॉइल, 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा, मिट्टी से निकाल के एक क्यूब बना लें, ठीक। 1 सेंटीमीटर का सब हो तो उतना अगर मिट्टी को हम वजन करेंगे तो कितना निकलेगा, 2.65 ग्राम सॉइल मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, पार्टिकल डेंसिटी। एक चीज़ समझना कि काफ़ी बार जो पार्टिकल डेंसिटी का जब क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में तो क्या होता है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। अगर स्क्वायर लगा होगा तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक, या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें पार्टिकल डेंसिटी, समटाइम आल्सो नोन एज रियल डेंसिटी एंड गेन डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी। पार्टिकल जो डेंसिटी होती है उसको रियल डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि रियल में जो सॉइल है, केवल हम सॉइल की डेंसिटी निकाल रहे हैं
तो सॉइल में वाटर और एयर, इन दोनों को तो हम अगर यूज कर लेंगे तो मेनली सॉइल होगा नहीं, तो अगर इन दोनों को हम निकाल देंगे तो हमारा केवल और केवल सॉइल बचेगा। ठीक, तो इसी को ही हम इसी वजह से कहते हैं कि ये रियल डेंसिटी है। इसके साथ साथ इसको गेन डेंसिटी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो गेन होता है उसी की डेंसिटी हम निकालते हैं, और एब्सोल्यूट डेंसिटी भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि पेवर सॉइल की ही डेंसिटी इसमें निकाली जाती है, ना कि वाटर की और एयर की। इसमें वाटर और एयर का बिल्कुल कहीं नाम ही नहीं होता, उनकी डेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं होता इसमें। पार्टिकल डेंसिटी इज लोअर देन द ऑर्गेनिक मैटर एडेड इन सॉइल। बात समझना कि पार्टिकल डेंसिटी धीरे धीरे घटने लगती है जब हम ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करते हैं। बात समझना, एक होता है मिनरल और एक होता है ऑर्गेनिक मैटर। जब हम बाकी दो चीज़ों को, एयर और वाटर को निकाल देते हैं तो हमारी सॉइल में एक ऑर्गेनिक मैटर बचता है, एक मिनरल मैटर बचता है। अगर हम ध्यान दें या महसूस किया होगा हमने कि जो मिनरल होता है इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इनकी डेंसिटी कम होती है। कभी आप खाद को और मोरंग को, ठीक, मोरंग एक मिनरल का एग्जांपल ले लीजिए क्योंकि हाँ उसमें अधिकतर मिनरल ही होता है। मोरंग को उठा लीजिए और एक हाथ में फार्म यार्ड मैन्योर को उठा लीजिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। अगर आप दोनों को उठाएंगे और एक मुट्ठे में ऐसे बनाएं, एक मुट्ठा दोनों उठाएंगे तो आपको ऐसा अंदाजा लगेगा कि जो मोरंग है वो ज़्यादा वजन है, यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, तो जब हम किसी ज़्यादा डेंसिटी में कम डेंसिटी वाली चीज़ मिलाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी डेंसिटी भी घटने लगेगी। इसी वजह से जब ऑर्गेनिक मैटर हम मिलाते हैं सॉइल में तो उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी है वो घटने लगती है। समझ गए बात। इसके बाद अगर अगला बात करें तो अगला जो डेंसिटी होती है जिसको हम मेजर करते हैं सॉइल के लिए वो होती है बल्क डेंसिटी या अपरेंट डेंसिटी। ठीक, तो बल्क डेंसिटी किसको कहते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल ऑफ इट्स बल्क वॉल्यूम। बात समझना, इसमें ओवन ड्राई सॉइल होती है यानी कि सॉइल के अंदर से पानी तो बिल्कुल निकाल दिया गया, लेकिन पानी निकाल दिया गया, लेकिन इस सॉइल में आपका जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल का मतलब मिनरल भी है इसमें, और मिनरल के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ एयर भी है। तो इसको अगर हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो इसको बोल देंगे बल्क डेंसिटी। ये काफ़ी वेरिएट करती रहती है, इनमें काफ़ी वेरिएशन होता रहता है। जैसे हम जब खेत में जुताई कर देते हैं, अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कम होगी। अगर हार्ड मिट्टी होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, क्योंकि बल्क डेंसिटी में अगर एयर ढेर सारी घुसी रहेगी मिट्टी में तो हमारी बल्क डेंसिटी को कम कर देगा, यानी कि मिट्टी को हल्का कर देगा। और अगर ठोस मिट्टी हो जाएगी, उसमें जुताई उताई नहीं किया गया है, तो वो मिट्टी भारी होगी क्योंकि उसके अंदर से एयर निकली रहती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बल्क डेंसिटी कैसे मेज़र करते हैं। इसमें वाटर को निकाल देते हैं, बाकी जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर और इसके साथ साथ एयर, इन्हीं को अगर तीनों को इंक्लूड करके हम सॉइल की डेंसिटी को निकालते हैं तो उसको बल्क डेंसिटी कहते हैं। बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉइल का जो ओवन ड्राई वेट है और उसका जो वॉल्यूम है, इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम वेट। किसी सॉइल के वॉल्यूम का वेट कितना है, नॉर्मली इसी को हम मेजर करते हैं। बल्क डेंसिटी इज जनरली हाफ द पार्टिकल डेंसिटी। जो हमारी पार्टिकल डेंसिटी होती है वो बल्क डेंसिटी से ज़्यादा होती है। बात समझना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बल्क डेंसिटी होती है सॉइल की वो कितनी होती है, 1.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1.33 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होती है, बल्क डेंसिटी होती है सॉइल की। जबकि वहीं पर आप अगर इसका दूना कर देंगे 1.33 का तो लगभग ये कितना आएगा, 2.66। तो मतलब लगभग इसी का दूना, मतलब पार्टिकल डेंसिटी 2 गुनी होती है और ये हाफ होती है। तो वही बोल रहा है बल्क डेंसिटी इज जनरली हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी। जो हमारी बल्क डेंसिटी होती है वो पार्टिकल डेंसिटी की आधी होती है। सैंडी सॉइल हैव हाई बल्क डेंसिटी देन क्ले सॉइल। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्ले सॉइल की कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में एयर ज़्यादा रहता है और जो सैंडी सॉइल होती है उसमें एयर कम होता है। तो जिसमें एयर कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और जिसमें एयर ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल उल्टा होता है। तो क्योंकि जो हमारा क्ले सॉइल होता है, क्ले सॉइल के अंदर एयर ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसकी डेंसिटी जो है क्ले सॉइल की वो घट जाती है। जबकि जो सैंडी सॉइल होती है,
इसके अंदर एयर कम मात्रा में होता है, इसी वजह से इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस बल्क डेंसिटी, जब हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं तो इससे हमारी जो बल्क डेंसिटी है ये घट जाती है, और ऑर्गेनिक मैटर डालने पर क्या भी पार्टिकल डेंसिटी भी घट जाती है। यानी ऑर्गेनिक मैटर अगर हम सॉइल में डालेंगे तो हमारी दोनों तरीके की डेंसिटी, चाहे वो पार्टिकल डेंसिटी हो और चाहे बल्क डेंसिटी हो, दोनों ही घट जाएगी। टिलेज ऑपरेशन आल्सो रिड्यूस बल्क डेंसिटी, क्योंकि जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, अपने खेत में जुताई करते हैं, तो खेत में जुताई करने के बाद जो खेत में सॉइल है उस सॉइल में एयर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सॉइल के अंदर प्रॉपर एयरेशन होने लगती है, मिट्टी जो आपकी है वो भुरभुरी हो जाती है। तो मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से जो सॉइल है वो हल्की हो जाती है, इसकी वजह से टिलेज करने पर जो हमारी बल्क डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें टिलेज करने से पार्टिकल डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पार्टिकल डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टिलेज करने से। ठीक, चाहे आप टिलेज कर लीजिए या नहीं कीजिए, जो आपकी पार्टिकल डेंसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि बल्क डेंसिटी जो है उसमें जब आप टिलेज करते हैं तो आपका जो बल्क डेंसिटी है वो घट जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टर से बना है। इट इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम थ्रो ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल। बात समझना, किसी एक सॉइल को अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन करें, समझ रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे तक की ऐसे मिट्टी को ऐसे क्रॉस सेक्शन करें, ठीक, तो उसमें अगर हमने मान लो ऊपर की मिट्टी को गर्म किया तो कितने नीचे तक की मिट्टी गर्म हो रही है, यानी कि जो हीट है वो कितनी तेजी से नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लो कि हमने एक मिट्टी ले ली, ठीक, उस मिट्टी की एक मोटी परत को रख दिया और बिल्कुल मिट्टी के ऊपरी पार्ट पर ऐसे देखो, ऐसे मिट्टी को रख दिया, उसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर ऊपर हमने मिट्टी की आग लगा दिया, ठीक। अब नीचे कितने नीचे तक ये मिट्टी गर्म होगी, ये कितने अमाउंट में गर्म कर पाएगी। कुछ मिट्टी में थोड़ी दूर तक गर्म होगा, कुछ मिट्टी ज़्यादा गर्म, कुछ मिट्टी और नीचे तक गर्म होगी, और कुछ टाइप की मिट्टी बहुत नीचे तक गर्म हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारी सॉइल है इसके अंदर हीट कितनी अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। द थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई फॉर सैंडी सॉइल कंपेयर टू द क्ले सॉइल। बात समझना कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है सैंडी सॉइल की वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल गर्मी के दिन में जब खूब चिलचिलाती धूप हो तो आप सैंडी सॉइल में एक बार खड़े होकर देखिए और एक बार क्ले सॉइल में खड़े होकर देखिए, आप क्या महसूस करेंगे कि जो सैंडी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म कि आप वहाँ खड़ी भी नहीं हो पाएंगे, जबकि क्ले सॉइल इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो सैंडी सॉइल गर्म क्यों हो गई? क्योंकि सैंडी सॉइल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र है सैंडी सॉइल में वो तेज़ी से हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें आपकी क्ले सॉइल की, तो चूंकि क्ले सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसी वजह से वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज, थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज। बात समझना, जब किसी सॉइल में, समझना ध्यान से, जब किसी सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। बात समझना, जब कोई सॉइल में कोई पानी होगा, अगर सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप सूखी मिट्टी को अगर गर्म करेंगे तो ऊपर अगर गर्म करेंगे तो नीचे तक धीरे धीरे आएगा, लेकिन वहीं आप अगर गीली मिट्टी को गर्म करेंगे तो ऊपर से हीट जल्दी से नीचे तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप सूखी लकड़ी रख दीजिए, ठीक, तवा लीजिए और तवे के ऊपर एक सूखी लकड़ी रख दीजिए, अब उसको गर्म कीजिए और लकड़ी के ऊपर हाथ रखिए और एक गीली लकड़ी ले लीजिए, अब उसको तवे पर रखिए और गर्म कीजिए, फिर उसके ऊपर हाथ रखिए। तो आप क्या महसूस करेंगे कि जो लकड़ी सूखी हुई है उस लकड़ी में जो हीट है वो ऊपर की तरफ बहुत कम ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर गीली लकड़ी रहेगी उसको आप तवे पे रखकर गर्म करेंगे तो ऊपर अगर उस पर हाथ रखेंगे लकड़ी के ऊपर तो आप जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी भीगी हुई है और भीगी लकड़ी में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो नीचे अगर तवे से गर्म हो रही है लकड़ी तो ऊपर तक जल्दी ही उसके टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो आपकी
आपके हाथ जो हैं वो जलने की संभावना हो जाती है। तो गीली लकड़ी से आप जल्दी जल जाएंगे, और जबकि बात समझना ध्यान से, ऐसे नहीं सोचना कि सर जी जो गीली लकड़ी है वो तो देर में गर्म हो रही है और जो सूखी लकड़ी है वो जल्दी गर्म हो जा रही है। इसमें जल्दी गर्म और बाद में गर्म होने की बात ही नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है कि हीट कितनी तेज ट्रांसफर हो रहा है। तो गीली लकड़ी में हीट तेजी से ट्रांसफर होगा, नीचे गर्म ऊपर भी जल्दी से गर्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम सूखी लकड़ी की बात करें तो नीचे तो गर्म होगा, लेकिन बिल्कुल ऊपर तुरंत नहीं गर्म होगा, धीरे धीरे वो जलते जलते आएगा तब गर्म होगा। आपने कभी अगर गीली लकड़ी कभी अलाव तापते हुए ठंडी में आपने महसूस करा होगा, जो सूखी लकड़ी होती है उसको आप आराम से उठा के रख लेते हैं, लेकिन अगर गीली लकड़ी है और वो जल रही है, अगर आपने उसको उठाया तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि हीट ज़्यादा ट्रांसफर हो रही है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी। जब हम ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं किसी सॉइल में तो थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती है, यानी कि जो आपका हीट ट्रांसफर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस पोरोसिटी। जितनी पोरोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि जितने सॉइल भुरभुरी होती जाएगी, उतनी ही थर्मल कंडक्टिविटी घटती जाएगी। अगर आपने बहुत टाइट सॉइल ले रखी है तो जो टाइट सॉइल होगी उसमें थर्मल कंडक्टिविटी तेज होगी, नीचे गर्म करोगे ऊपर जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर भुरभुरी सॉइल लोगे तो नीचे गर्म करोगे ऊपर तुरंत नहीं गर्म होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, अगर भुरभुरी सॉइल है तो इनके बीच में एयर होगा। अब जब इनके बीच में जो एयर है वो एयर क्या करेगा, ये थर्मल कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, इसीलिए नीचे ज़्यादा गर्म रहेगी मिट्टी, ऊपर नहीं गर्म हो पाएगी। किस मिट्टी में? पोरोसिटी वाली, यानी कि जिसमें ढेर सारे छिद्र होंगे, जो भुरभुरी मिट्टी होती है। टिलेज डिक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी। जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो मिट्टी में एयर का फ्लो बढ़ जाता है, और एयर जो होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी को घटाता है, इसी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? रेडॉक्स पोटेंशियल आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ORP is a measure of the ability of chemical substance of gain or chemical substances to gain or lose electron in a chemical reaction. It is fundamental concept in chemistry and is used to describe the tendency of the chemical system to undergo oxidation or reduction. बात समझना, रेडॉक्स पोटेंशियल किसी ऐसे केमिकल के बारे में बात करना होता है। बात समझना, जैसे कोई केमिकल है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है और आता है, ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन जुड़ता है या हाइड्रोजन आयन निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ता है या निकलता है, ये सब आयन जुड़ते हैं या निकलते हैं, या इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और निकलता है, और चाहे ऑक्सीजन जुड़ता हो उसके साथ या निकलता हो। तो हर केमिकल के साथ ये जुड़ने वाला और निकलने वाले की मात्रा अलग अलग होती है। किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, किसी में ज़्यादा घट जाते हैं। तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है, उनका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा। किसी के अंदर बहुत कम आएंगे, उनका रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा। नॉर्मली इतने होता है। आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं सॉइल साइंस, तो ज़्यादा जानना जरूरी भी नहीं है। इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने का एक यूनिट होती है EH। रेडॉक्स पोटेंशियल को EH से मेजर करते हैं। यहाँ पर E के बाद H जो है वो बहुत छोटा हो गया है, EH से मेजर करते हैं। आपकी जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, वेल ड्रेनेड सॉइल मतलब जिसके अंदर पानी की प्रॉपर निकासी की व्यवस्था होती है, उस सॉइल में जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो 400 से 700 MV तक होता है। ठीक, उसके बाद जो वाटर लॉगिंग सॉइल होती है वो होती है -250 से -350 MV के आसपास इनका रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए। 400 से 700 क्या होती है? वेल ड्रेन्ड सॉइल की होती है, और वाटर लॉगिंग कंडीशन में कितनी होती है? 250 से 350, वो भी माइनस का। इसके बाद हम बात करें सॉइल प्लास्टिसिटी की। देखो ध्यान से समझना, हड़बड़ाना नहीं बिल्कुल। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक मुड़ जाता है, फैल जाता है, और प्लास्टिसिटी का यही मतलब होता है कि ये फैलना और सिकुड़ना। ठीक, तो सॉइल की प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि सॉइल का जब भीग जाए सॉइल, मॉइस्चर वाली सॉइल यानी कि गीली सॉइल फैल जाती है और सूखी सॉइल सिकुड़ जाती है। इसी को हम पढ़ते हैं
सॉइल प्लास्टिसिटी, यानी कि सॉइल का फैलना और सिकुड़ना ही कहलाता है सॉइल प्लास्टिसिटी। सॉइल कंटेनिंग मोर देन 15% क्ले एग्जिबिट प्लास्टिसिटी। बात समझना, जिस सॉइल के अंदर 15% से ज़्यादा क्ले मिनरल होता है वो सॉइल क्या होती हैं, वो सॉइल प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, उन सॉइल में दरार पड़ती है। प्लास्टिसिटी का यही मतलब होता है कि जो सॉइल गीली रहेगी उसमें पानी रहेगा तो उसमें दरार नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही पानी सूखेगा वैसे ही मिट्टी के अंदर दरार पड़ जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि सॉइल में प्लास्टिसिटी है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में कोई भी क्ले मिनरल नहीं पाया जाता है, इसी वजह से सैंडी सॉइल चाहे सूखी हो और चाहे गीली हो इसमें दरार नहीं पड़ती है। वहीं आपकी जो ब्लैक सॉइल होती है जिसके अंदर क्ले मिनरल पाया जाता है, जब ये सॉइल गीली होती है तब इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होता है, लेकिन वहीं जैसे ये सॉइल आपकी ब्लैक सॉइल सूख जाती है उसमें तुरंत ही क्रैक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिसिटी उस सॉइल के अंदर पाई जा रही है। रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल व्हिच एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिमिट। बात समझना, किसी से सॉइल में कितना ज़्यादा दरकना या कितना ज़्यादा फैलना और सिकुड़ना हो रहा है, उसमें कितनी मोटी मोटी दरारें पड़ेंगी, इसको मेजर करने का जो तरीका है वो कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके प्लास्टिसिटी इंडेक्स से या प्लास्टिसिटी लिमिट से। किसी भी सॉइल की अगर प्लास्टिसिटी लिमिट या प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमको पता चल जाए तो इससे हम जान पाएंगे कि कौन सी सॉइल कितना ज़्यादा दरारें पैदा करेगी सूखते समय। प्लास्टिसिटी जो ये कॉन्सेप्ट था प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, ये दिया था अल्टरबर्ग ने 1911 में। इसी को लिमिट ऑफ सॉइल भी कहते हैं, गेब लिमिट, इन्होंने ही लिमिट ऑफ सॉइल भी दिया था। बात समझना, जो लिमिट होती है सबसे कम प्लास्टिसिटी की और सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी की। बात समझना, लोअर प्लास्टिसिटी लिमिट, लोअर मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच सॉइल कैन बी डिफॉर्म विदाउट क्रैकिंग और इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉइस्चर फॉर टिलेज। बात समझना, सॉइल के अंदर मॉइस्चर की इतनी मात्रा जिससे सॉइल बिल्कुल क्रांतिक अवस्था में पहुंच गई है कि अब इससे कम अगर मॉइस्चर होगा तो मिट्टी आपकी उसमें दरारें पड़ जाएंगी। ध्यान से समझना, अगर किसी सॉइल के मॉइस्चर की कम से कम मात्रा हो जाए लेकिन सॉइल फटी नहीं हो, बात समझना, सॉइल के अंदर दरारें नहीं पड़ी हों लेकिन मॉइस्चर बिल्कुल कम हो, अब इससे ज़्यादा अगर कम होगा तो मिट्टी में दरारें पड़ जाएंगी। उसी को बोलते हैं लोअर प्लास्टिक लिमिट। अपर प्लास्टिक लिमिट, हाई मॉइस्चर कंटेंट व्हिच डिस्ट्रॉय सॉइल, इतना ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर हो जाए सॉइल के अंदर जिससे सॉइल के एग्रीगेट्स जो हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर आप मिट्टी को उठाइए तो मिट्टी जैसे लपसी उठ जाती है वो ऐसे उठ जाए, मतलब आपने मिट्टी उठाई तो मिट्टी ऐसे हाथ से, आपके जो हाथ में उंगलियों के बीच बीच में इससे जगह हो रही है वहाँ से इसे चू जाएगी, बिल्कुल ऐसे दलदली मिट्टी हो जाए, उस टाइप की मिट्टी बिल्कुल अपर लिमिट होती है उसकी प्लास्टिसिटी की। अब इससे ज़्यादा प्लास्टिसिटी सॉइल के अंदर नहीं हो सकती। ये होता है दोनों लिमिट, लोअर लिमिट और हाई लिमिट, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सॉइल प्लास्टिसिटी डिटरमाइंड बाय ऑपरेटर्स लिक्विड लिमिट डिवाइस, ये एक लिक्विड लिमिट डिवाइस आती है। इसी लिक्विड लिमिट डिवाइस से हम मेज़र करते हैं कि सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी कितनी है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल कंसिस्टेंसी की, रेजिस्टेंट सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेस। बात समझना, जब हम खेत में टीलेज ऑपरेशन करते हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं जुताई करने, तब सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसी मॉइस्चर की वजह से सॉइल एक रेजिस्टेंट देती है टीलेज के लिए, यानी कि ट्रैक्टर को कम बल लगाना पड़ता है कभी और कभी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो मॉइस्चर की वजह से जो खेत में जो रेजिस्टेंस आता है सॉइल में उसी को सॉइल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। बात समझना, जैसे जो सॉइल कंसिस्टेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है ड्राई सॉइल की, उसके बाद मॉइस्ट सॉइल की और वेट सॉइल की फिर सबसे कम होती है। बात समझना क्यों? अगर आपकी सॉइल सूखी हुई है, बिल्कुल सूखी सॉइल है, उसमें आप लेके जाएंगे, अगर आप उसमें जुताई करेंगे तो आपको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा ट्रैक्टर को। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर जब मॉइस्चर घट जाएगा तो सॉइल की कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, और सॉइल कंसिस्टेंसी जब बढ़ जाएगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंट देगा वो जुताई करते समय, और जब ज़्यादा रेजिस्टेंट देगा तो क्या होगा
कि आपके जुताई करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ जाए, आपकी नम सॉइल हो जाए, मॉइस्ट सॉइल हो जाए, तो उसके अंदर जुताई करना सबसे आसान होता है। मॉइस्ट सॉइल के अंदर जुताई करना सबसे आसान होता है। इसके बाद वेट सॉइल होती है। अब बात समझना, वेट सॉइल में जब ट्रैक्टर चलता है तब भी इसको ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? इसकी वजह है क्योंकि सॉइल इतनी ज़्यादा हल्की हो जाती, मतलब इतना ज़्यादा उसकी जो सॉइल कंसिस्टेंसी है वेट सॉइल की, वो इतनी कम हो जाती है कि ट्रैक्टर को खुद चलने के लिए उसके चक्के के अंदर फ्रिक्शन होने लगती है, उसका चक्का खुद ही घूमने लगता है। इस वजह से ट्रैक्टर को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है कि उसका चक्का फिसले नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि सूखी मिट्टी में ट्रैक्टर के चक्के फिसलते नहीं हैं, जबकि जो आपका वेट सॉइल है उसमें मॉइस्चर जो है, उसमें जो वेट सॉइल है उसमें आपके ट्रैक्टर के चक्के फिसलते रहते हैं। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो है सॉइल कलर। जो हम सॉइल जिसमें हम कल्टीवेशन कर रहे होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके जो पेरेंट मटेरियल होते हैं, जिन पेरेंट मटेरियल से सॉइल बनी है, इनके आधार पर सॉइल कलर को डिफरेंट टाइप से बांटा गया है। सॉइल कलर को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए कि आपका सॉइल किस कलर का है, उसके लिए एक चार्ट का प्रयोग किया जाता है। आपने सॉइल साइंस की लेबोरेटरी में जरूर देखा होगा। अगर आप सॉइल साइंस की लेबोरेटरी में कभी गए होंगे तो वहाँ टीचर दिखाते हैं, एक चार्ट होता है जिसको हम मल्सन कलर चार्ट बोलते हैं। इस तरीके का कुछ चार्ट होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। जो आपकी मिट्टी होती है, जैसे कोई आपको एक मिट्टी देंगे, फिर कहेंगे कि इस चार्ट से इस मिट्टी को ऐसे, मिट्टी और चार्ट को एक साथ ऐसे रख के मैच करो और बताओ कि कौन सा सॉइल किस चार्ट के कलर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसी को कहते हैं सॉइल कलर, HUA। इट डिनोट द डोमिनेंट सेपरेटल कलर, स्पेक्ट्रल कलर, ध्यान से समझना। इट डिनोट्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, यानी कि येलो, रेड, ब्लू और ब्राउन। जो HUE होता है इसके पट्टी में, वो क्या डिटरमाइन करता है कि सॉइल के अंदर येलो कलर कितना है, रेड कलर, ब्लू कलर और ब्राउन कलर कितना है। और जो बैलू होती है, इसके अंदर एक बैलू होती है। जब चार्ट आप देखेंगे ध्यान से तो चार्ट में ये तीन चीजें होती हैं। नाम, ये इस चार्ट का ऐसा कलर होता है और चार्ट के कलर के आसपास में लिखा होता है, HUE की वैल्यू लिखी होती है और वैल्यू होती है और क्रोमा लिखा होता है। इन तीनों की ही मदद से हम बता पाते हैं कि कलर आपका कौन सा है। तो जो आपका HUE है ये क्या बताता है? येलो कलर, रेड, ब्लू और ब्राउन, इन सब कलर्स को बताता है। जो आपकी वैल्यू है ये डिनोट करती है लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर। बात समझना, जैसे मान लो HUE ने क्या बता दिया कि आपका येलो कलर है। अब येलो कलर कितना ज्यादा येलो है, बहुत कम येलो है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा येलो है, वो किससे पता चलेगा? इस वैल्यू से पता चलेगा। और ये क्रोमा क्या बताता है? डिनोट द प्योरिटी ऑफ कलर, कि आपका जो येलो कलर है वो कितना प्योर है। इस तरीके से आप धीरे धीरे समझ पाते हैं कि आपका जो सॉइल है उसका कलर क्या है, तो उसकी आप एक प्रॉपर वैल्यू लिख पाएंगे। क्योंकि जैसे आप हर कलर का नाम तो जानते नहीं है, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, करोड़ों टाइप के कलर होते हैं, तो हम हर कलर का नाम तो जानते नहीं है। जैसे येलो कलर में ढेर सारे शेड होते हैं, लड़कियों को थोड़ा ज्यादा पता होता है कलर के बारे में, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है, आदमी कितना याद करेगा। इस वजह से इसमें वैल्यू और क्रोमा का भी यूज करते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि येलो कलर है लेकिन कितनी मात्रा में येलो कलर है। इसको मेजर करते हैं किस क्या जानने के लिए कि हमारे सॉइल का जो कलर है वो प्रॉपरली हमको मिल जाए। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो, थोड़ा सा याद हो, तो स्पेसिफिक हीट आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इसके बाद आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। थोड़ा सा समझा देते हैं। किसी एक मटेरियल को, कोई एक मटेरियल को 1 सेंटीमीटर गर्म करने के लिए उसमें हम कितनी कैलोरी ऊर्जा दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट यूनिट बोलते हैं। बात समझना, किसी एक ग्राम, किसी एक यूनिट वेट के या किसी एक यूनिट मास के मटेरियल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए हमको जितनी कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट यूनिट। बात समझना, फिर से एक बार बता रहा हूं, किसी
एक यूनिट वेट के मटेरियल को, यानी कि किसी एक यूनिट वजनदार मटेरियल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए उसको जितनी कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ती है वो उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट यूनिट कहलाता है। जैसे बात समझो, 1 ग्राम हमने आयरन ले लिया, 1 ग्राम आयरन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए हमने जितनी कैलोरी ऊर्जा डाली वो उस आयरन का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट यूनिट हो जाएगा। इसके बाद 1 ग्राम हमने वाटर ले लिया। अब सर कहोगे कि सर जी वाटर को ग्राम में कैसे मेजर करेंगे? मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 ग्राम वाटर ले लिया, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए, यानी कि मान लो 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, 7 से 8 पर पहुंचाने के लिए हमने कितना उसके अंदर एनर्जी डाली, यानी कि कितना उसको कितनी कैलोरी ऊर्जा दी, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। तो इसको बोलते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट यूनिट कितनी है। हर सॉइल की स्पेसिफिक, हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग अलग स्पेसिफिक यूनिट होती है। जैसे वाटर की स्पेसिफिक यूनिट 1 होती है, यानी कि इसको 1 कैलोरी ऊर्जा चाहिए इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। वहीं सॉइल को 0.2 डिग्री और ऑर्गेनिक मैटर को 0.5 कैलोरी ऊर्जा की चाहिए। बात समझना ध्यान से। जिसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो देर से गर्म होता है। बात समझना, अगर आप मिट्टी को और पानी को दोनों को एक साथ गर्म करेंगे तो कौन सा जल्दी गर्म होगा? मिट्टी पहले गर्म हो जाएगी, पानी देर से गर्म होगा। और वहीं अगर ठंडा करोगे तो मिट्टी पहले ठंडी हो जाएगी, पानी देर से ठंडा होगा। जो देर से गर्म होगा वो देर से ठंडा होगा। तो इन तीनों में अगर देख के बता पाओ कि कौन सा सबसे तेजी से गर्म होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे तेजी से कौन सा मटेरियल गर्म होगा? वाटर गर्म होगा कि सॉइल गर्म होगा कि ऑर्गेनिक मैटर गर्म होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आपका जो सॉइल है ये सबसे तेजी से गर्म होगा और सबसे धीरे कौन गर्म होगा? वाटर गर्म होगा। इसको गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको गर्म करने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, the heat gain or loss by the soil is 5 times quicker than by the water because the specific gravity of the soil is 0.2 and the specific gravity of the water is 1। बात समझना, इनके बीच में 5 गुने का अंतर है, इनके बीच में 5 गुने का अंतर है। यानी कि जो सॉइल है ये वाटर की अपेक्षा 5 गुना तेजी से गर्म होगा और 5 गुना तेजी से ठंडा भी होगा। अगर मान लो वाटर को गर्म होने में 5 मिनट लग रहा है तो सॉइल आपकी 1 मिनट में ही गर्म हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें सिलिकेट मिनरल की, इसमें एक होता है ओलिवाइन, एक होता है टर्मेलाइन। तो ओलिवाइन जो होता है ये फेरो मैग्नीशियम सल्फेट जैसे FeMg2SiO4। द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ओलिविन आर टाक एंड सर्पेंटाइन इज ए हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम। फिर टर्मेलाइन क्या होता है? ये बोरॉन एल्यूमिना सिलिकेट होता है। ये 2 तरीके के होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सम सिलिकेट्स व्हिच आर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब कि कौन कौन से सिलिकेट्स कौन कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट देते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे फास्फोरस अगर प्लांट को चाहिए तो अधिकतर कहाँ से मिलता है? एपेटाइट जो सिलिकेट मिनरल होता है यहाँ से मिलता है। उसके बाद बायोटाइट आर्थोक्लेस जो होता है ये इसको पोटेशियम से मिलता है। डोलोमाइट ओलोबाइन से मैग्नीशियम को मिलता है। उसके बाद अनार्थोटाइट और डोलोमाइट इससे कैल्शियम मिलता है। टर्मेलाइन से बोरान मिलता है, ओलिवाइन से मोलिब्डेनम मिलता है और पायरोल्यूसाइड से क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। ये न्यूट्रिएंट प्लांट को अगर चाहिए, ये न्यूट्रिएंट अगर प्लांट को चाहिए, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, तो इन सब के लिए ये आपको क्या आपके सॉइल में क्या होना चाहिए? ये सब टाइप के सिलिकेट्स होने चाहिए। इन्हीं सब टाइप सिलिकेट्स मिनरल्स से जो आपका सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है और वही न्यूट्रिएंट पौधे एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें मिनरल रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, जब कोई मिनरल जो होता है उसके अंदर जो वेदरिंग होती है उसका अगर हम ऑर्डर देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे तेज जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट जो होता है वेदरिंग के प्रति वो कौन सा होता है? मिनरल रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट क्वार्ट्ज होता है, सबसे कम इसमें वेदरिंग होती है और सबसे ज्यादा कैल्साइट होता है। ठीक, ध्यान से समझना, जिसके अंदर रेजिस्टेंसी ज्यादा होगी वो धीरे धीरे वेदर करेगा, उसके अंदर वेदरिंग धीरे धीरे होगी, और जिसके अंदर रेजिस्टेंसी कम होगी वो जल्दी ही वेदरिंग हो जाएगी। बात समझना।
जिसके अंदर रेजिस्टेंट करने की पावर ज़्यादा होगी वो देर तक युद्ध लड़ेगा, और जिसके अंदर रेजिस्टेंस करने की पावर कम होगी वो जल्दी ही हार जाएगा। तो चूंकि जो क्वार्ट्ज होता है इसके अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसके अंदर वेदरिंग धीरे धीरे होगी, यानी कि धीरे धीरे हारेगा। और जो सिलिकेट्स होता है इसके अंदर रेजिस्टेंट काफ़ी कम होता है, इसीलिए इसकी वेदरिंग बहुत तेज़ी से हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जहाँ पर हम खेती करते हैं, उसमें अगर हम बात करें जो एलिमेंट पाए जाते हैं मेनली वो कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे सॉइल के अंदर लगभग कितना पाया जाता है, 72% पाया जाता है। सिलिकॉन लगभग 28% पाया जाता है, और एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व मतलब धातु है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट पर, तो वो कौन सा है, एल्युमिनियम। क्योंकि इससे पहले सिलिकॉन और ये जो हैं ये धातु नहीं है, एलिमेंट तो हैं लेकिन धातु नहीं है। फिर फेरस लगभग, जिसको हम आयरन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये 4% के आसपास पाया जाता है, कैल्शियम 3% के पास, और सोडियम मैग्नीशियम ये लगभग 2.5% पाए जाते हैं। तो ये कुछ मेजर एलिमेंट से जो सॉइल के अंदर इतने इतने परसेंटेज में पाए जाते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो है ऑक्सीजन का जान लेना, एक सिलिकॉन का जान लेना, इसके बाद फिर एल्यूमिनियम का। यही तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कैल्शियम और फॉस्फोरस को जान सकते हैं। कैल्शियम और फेरस को जान लीजिए। तो कितना कितना होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीजन कितना होता है, लगभग 47%, सिलिकॉन लगभग 28%, एल्यूमिनियम लगभग 8%, फेरस लगभग 4.5% और कैल्शियम लगभग 3.5% के आसपास होता है। तो आज के क्लास में केवल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।